हाँ जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू अवर मास्टर डॉक्टर श्यामरू हनीमन सर, डॉक्टर अशोक मोहन मोहंती सर, डॉक्टर मिलिंद राव सर, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, एंड अवर मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे शिंदे सर, एंड अवर और रिस्पेक्टेड आईएचएम फैमिली मेंबर्स। जैसे कि हमें पता है कि आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर संजीवनी मैम ने बहुत इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है, तो मैं उनका आईएचएम फैमिली की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम। थैंक यू सर। हाँ जी, ओवर टू मैम। जी, हाँ, ओवर टू मैम। थैंक यू थैंक यू सर। मैम, थैंक यू। पहले तो मेरा ग्रेटिट्यूड है मास्टर हनीमन को, जिन्होंने इतनी जेंटल हीलिंग वाली पैथी हमें दी है, और जिसकी वजह से हम सब इस ग्रुप में एक हर एक से मिलते जुलते हैं। नहीं तो एक दिल्ली का है, एक इधर कर्नाटक का है, और सब ऐसे बिखरे हुए हैं। तो हनीमन सर की वजह से हम सब इस प्लेटफॉर्म पर एक हुए हुए। तो उनको पहला नमन है, और बाकी ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर मेंटर्स इन द ग्रुप, डॉक्टर महाडिक सर, डॉक्टर प्रवीण शर्मा सर, डॉक्टर मनोज जसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जैनी सर और शिंदे सर। तो जिनसे हम रोज नई नई रेमेडी सीखते हैं, और हमारी होम्योपैथी प्रैक्टिस में इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आज मैंने एक केस प्रेजेंट किया है। तो एक जो केस है वो 31 ईयर्स मेल पर्सन का है, जो अनमेरिड है, और उसको उसके पेरेंट्स है, और उसकी एक मैरिड बहन है। वो अपने ससुराल रहती है। तो इसको गैस्ट्राइटिस के कंप्लेंट्स है। इसको एच पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ था। तो एक क्लिनिक में उसकी ग्रैंड मदर है, उसके नेबर में रहती है। तो उसके साथ तो वो क्लिनिक आया था। तो मैंने उसको पूछा कि कैसे आना हुआ। तो वो बोला कि मुझे एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, और ऐसा रिपोर्ट में आया है, और पहले मुझे इंटेस्टाइन को सूजन भी आई थी, ऐसा बताया गया था। तो मेरे गांव में जो लक्ष्मीबाई नामक भाई है, तो उसको मैंने आपके पास लाया था पिछले, जब छुट्टी में आया था। तो उसको पेट की तकलीफ में बेटर फील हुआ था। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आपके पास आऊं। तो मैंने उसको पूछा कि लक्ष्मीबाई पाटिल, हाँ, तो मेरी समझ में आ गया। तो वह क्या बोलता है कि मैंने से सब ट्रीटमेंट ली है। उसने एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी ली थी, और 2-3 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भी दिखाया था, 3 बार एंडोस्कोपी की थी, और होम्योपैथिक मेडिसिन भी ली है। जैसे कि उन्होंने वो बेलगाम में उसने 3-4 बड़े बड़े होम्योपैथ्स है, उनके पास ट्रीटमेंट ली थी। तो उनके नाम भी उसने बताए। तो तो क्या बोलता है कि मुझे सिर्फ 8 दिन के लिए ये बंद करवा दीजिए। तो मैंने उसको पूछा कि क्यों 8 दिन क्यों। तो बाद में मैं कौन सी भी अच्छी मेडिसिन, अच्छी ट्रीटमेंट ले लूंगा, कर लूंगा। नहीं तो आप कोई सजेस्ट करेंगे तो करेंगे, तो भी करूंगा। नहीं तो आप जैसा कहे वो वैसा करेंगे। ऐसा उसका टोन था कि देखते हैं, कम हुआ तो नहीं तो दूसरी ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा उसका ज्यादातर कहना था। तो मैंने पूछा कि एग्जैक्ट तकलीफ क्या होती है। तो वो बोलता है कि पेशेंट कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है, सुबह उठने के बाद पेट में ज्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, ऐसे गुर्र करके आवाज आती है। तो मैंने पूछा कि कंप्लेंट कितने दिन से है। तो वो बोलता है कि 2 साल हो गए, जब कोरोना का सेकेंड वैक्सीन लिया था उस टाइम से चालू हो गया है। एक्चुअली सेकेंड वैक्सीन हमने सबने 2021 में लिया था, 21-22 में। तो इससे लगता है कि उसी वजह से हुआ होगा ऐसा, उसको इसका डिलीजन है वो। तो उस टाइम जब मैं कोई ग्रीन चिल्ली की रेसिपी या स्पाइसी कुछ खाता हूँ ग्रेवी वाला, तो रात को तो सो जाता हूँ, लेकिन उठने के बाद तकलीफ होती है। जब तक कोई कुछ खा नहीं लेता तब तक पेट में दर्द होता है, कुछ खाने के बाद थोड़ा ठीक होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। कभी कभी चक्कर भी आता है, और माइग्रेन की भी तकलीफ होती है। और माइग्रेन की तकलीफ होती है उस टाइम उसको बुखार भी आता है, उन्होंने आगे बताया है। तो मैंने पूछा कि ये ऐसे अचानक हुआ, स्टार्ट हुआ कि कैसे हुआ। तो ये क्या बोलता है कि धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। कोरोना के पीरियड में मैं पुणे था, वहां कंपनी में सैलड देते थे, ज्यादातर सैलड ही देते थे उनको खाने के लिए। तो मुझे वो खाना भी नहीं होता था, लेकिन खाना पड़ता था,
क्योंकि नजदीक में कोई होटल वगैरह ओपन नहीं थे, तो कुछ मिलता नहीं था, तो मुझे वो खाना पड़ता था, और उसकी वजह से मुझे हुआ है वो सब, ऐसा उसका कहना है। तो कोरोना के टाइम आप वहां थे, ऐसा मैंने पूछा। तो पहले तो मैं गोवा था, पर कोरोना के टाइम पुणे आया था, 6 मंथ में पुणे आया था। जो उसके उसके साथ में जो आजी आई है, तो उसका बेटा, उसकी कंपनी है पुणे में, तो उसने उसको बुला लिया उधर कंपनी में, आओ जॉब करने के लिए कोरोना के पीरियड में। तो उस वो वहां गया था। तो वो क्या बोलता है कि 6 महीने में एक बार मुझे माइग्रेन की भी तकलीफ होती है, और रात को बुखार भी आता है उस टाइम। डॉक्टर, ऐसा कितनी बार होता है? बार बार नहीं होता। तो बोलता है कि 6 मंथ में एक बार होता है। तो इसके लेके दिमाग में क्या आता है? तो पेशेंट बोलता है कि कभी ठीक होगा कि नहीं, ऐसा लगता है। कब ठीक होगा, कब मेरी हेल्थ मुझे साथ देगी इस गर्मी के सीजन में। और उसके स्किन स्किन पर वाइट वाइट पैचेस थे, तो उसमें मराठी में सुरमा बोलते हैं। तो वो हुआ था। तो मैंने पूछा कि एज कितना है आपका? तो बोला 31 ईयर्स। और शादी? तो शादी नहीं हुई, जॉब कर रहा हूँ, शादी का चालू है। डॉक्टर, मैंने पूछा पहले भी ये मिर्च मसाला खाना चलता था क्या, अभी चालू है? तो पेशेंट बोलता है कि मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन एक दो बार खाना पड़ता है, जो भी मेस में मिलता है वही खाना पड़ता है उसको, तो उसमें हरी मिर्च वगैरह होती है। ज्यादा तकलीफ तो पेट दर्द की होती है, सुबह ज्यादा होती है, शाम को 5 to 6 के बीच में तकलीफ होती है। सुबह खाने में कुछ हेवी आया तो तकलीफ दिन भर भी होती है, ऐसे ग्रेवी वगैरह खाए तो। और वरम भात, उसमें हरी मिर्च होती है, तो खाया तो भी तकलीफ होती है। मैंने पूछा अभी पेन में मैनेज कैसे करते हो? तो पेशेंट बोलता है कि एंटासिड खाता हूँ, नहीं तो नींबू पानी पीता हूँ, उससे मुझे बेटर लगता है, और दिन भर उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैंने पूछा कि कब ठीक होगा, ऐसा लगता है क्या? तो पेशेंट बोलता है कि मैं दिन में 3 बार टॉयलेट को जाता हूँ, कई कई बार 6 बार भी जाता हूँ, फिर भी पेट नहीं साफ होता। प्रेशर से होता नहीं है स्टूल, और स्टूल में से वेपर्स निकलते हैं, ऐसा गर्म स्टूल होता है पीछे देखा तो, ऐसा उसका कहना था। ऊपर वेपर्स आते हैं, ऐसा इसका कहना था। तो मैंने पूछा यूरिन वगैरह कैसे है? तो यूरिन क्लियर है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्लीप कैसी है? तो स्लीप डिस्टर्ब है, ड्रीम में कोई मुझे पुश कर रहा है, कोई पुश कर रहा है, ऐसा उसको फीलिंग आता है, और नींद खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती। ड्रीम में ऐसे डेली नहीं आते, कभी कभी आते हैं। स्लीप डिस्टर्ब है। मैंने पूछा क्यों, कब से? तो पेशेंट बोलता है थॉट्स आते हैं, सेटलमेंट नहीं है, जॉब कोई अच्छा करूं तो हेल्थ साथ नहीं देती, इनमें से कैसे बाहर निकालो, कंटाला आ गया है, मैं बोर हो गया हूँ, और बोलता है परेशान हो गया हूँ। डॉक्टर, कंटाला मीन्स? पेशेंट बोलता है कि इसमें से कैसे बाहर निकालो, यही विचार आते हैं कि क्या करें, बोर हो गया हूँ, हर टाइम दिमाग में हेल्थ के विचार आते हैं, कुछ अच्छा करने का सोचा तो हेल्थ और नसीब भी साथ नहीं देता। तो मैंने पूछा कि नसीब साथ नहीं देता मीन्स? पेशेंट, कुछ भी करने का सोचा, आउट ऑफ कंट्री जाने का सोचा, तो वो गल्फ कंट्री में उसको वो जाना था, उसके फ्रेंड्स भी गए हैं थोड़े, तो ऐसा कुछ जाने का सोचा, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। पहले तो वो पासपोर्ट का प्रॉब्लम हुआ, बाद में कुछ वो एजेंट का प्रॉब्लम हुआ, ऐसा कुछ हुआ था। तो कोई ना कोई अड़चन आती है, मन शांत नहीं होता। तो मैंने पूछा अनफॉर्चुनेट लगता है क्या? तो पेशेंट बोला हाँ, अनफॉर्चुनेट लगता है। मैंने पूछा इस प्रॉब्लम की वजह से लाइफ में क्या क्या झेलना पड़ रहा है? तो पेशेंट बोलता है, पेशेंट को वो ये मेरा क्वेश्चन को समझ में नहीं आया, तो वो बोला कि बॉडी के हेयर ग्रे होने लगे हैं, बियर के होने लगे हैं, हेयर के होने लगे हैं, ऐसा बोला बोला और स्किन पे ऐसा हो गया है। लेकिन ये तो पेरेंट्स को भी है, दोनों पेरेंट्स को भी है, तो इसीलिए इसका कुछ नहीं लगता, ये ऐसा गर्मी की सीजन होता है, बाद में जाता है, तो उसका ज्यादा उसको नहीं था, लेकिन ज्यादातर ये पेट की समस्या से परेशान हूँ। तो 3 बार एंडोस्कोपी भी की है। मैंने पूछा एच पाइलोरी की गोलियां भी पूरी की है कि नहीं? तो बोलता है कि हाँ, पूरा कोर्स किया है। पेट पर पोट साफ नहीं होता है, हेवी लगता है, गट से फीलिंग ऐसे लगता है। गोली ली तो अच्छा लगता है, एंटासिड ली तो। डॉक्टर, मैंने बोला कि मन उदास रहता है, चिड़चिड़ होती है क्या? तो पेशेंट बोलता है हाँ होती है, और गुस्सा भी आता है। तो गुस्सा आने पर क्या करते हो? तो पेशेंट कुछ कुछ नहीं, साइड हो जाता हूँ, और वो हंसने लगा। तो मैंने पूछा कि मारपीट करते हो? तो पेशेंट बोलता है कि मारू क्या, ऐसा लगता है, क्वारल्स करने का मन में आता है कि, लेकिन वो करता नहीं, साइड हो जाता है। मैंने पूछा किसका और क्यों गुस्सा आता है? तो पेशेंट बोलता है कि मन के खिलाफ कोई भी हुआ तो गुस्सा आता है, मुझे तो जो चाहिए वो ना मिले
तब गुस्सा आता है, या सामने वाला मेरी ना सुने तो मैंने पूछा घर में या काम पर? तो पेशेंट बोलता है वर्क की जगह पर। डॉक्टर घर पे कौन कौन है, मैंने पूछा। तो बोलते कि पेशेंट बोलते हम 3 हैं, पेरेंट्स और मैं। बहन की शादी हो गई है, फादर जॉब करते थे शुगर फैक्ट्री में, अब रिटायर हो गए हैं। मैंने पूछा कि एंगर के बारे में बताइए। तो पेशेंट बोलते कि मैं एंगर कंट्रोल करता हूँ। आप जैसे एक डॉक्टर है उधर, उसको पुणे में मिली थी, तो उन्होंने बोला था कि एंगर अगर गुस्सा आया तो नंबर काउंट करने का, या हाथ से पंपिंग ऐसा करने का, ऐसा ऐसा करने का। तो मैं करता हूँ, लेकिन मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ और गड़बड़ी होती है, और करने का जो होता है वो एक और, मैं होता कुछ और है, इसके वो रेस्टलेस माइंड्स की वजह से। तो मैंने पूछा कि आप बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं पर टिकते नहीं हो, क्या क्या किया है अब तक? तो पेशेंट बोला कि हाँ पुणे में था, पेमेंट भी अच्छा था, पर खाने की वजह से ये दिक्कत होने लगी, तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, एडमिट होना पड़ा था। उस टाइम भी बहुत उसका पैसा खर्च हुआ था, और बाकी एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट और जो भी बीच में मेडिकेशन लगता था उसकी वजह से 70% तो पेमेंट जो होता था उसका मेडिसिन के लिए खर्च होता था, तो उसके पास कुछ बचता ही नहीं था। तो फिर ये सबसे बोर होके गाँव वापस आ गया। इधर 6 मंथ से हूँ अभी। अ, अभी तकलीफ थोड़ी कम है, लेकिन अभी ये बोल रहा है कि मैं बेलगाम में काम करता हूँ, लेकिन बाद में जब मैंने उसको मेडिसिन दिया शाम को जब आया था, तो उस टाइम उसने बताया कि मैं सांगली में जॉब करता हूँ, लेकिन मैंने कहा है कि सब लोगों को कि मैं बेलगाम में काम करता हूँ, और सांगली में एक होटल है उसमें मैनेजर का काम करता था, और इसने कहा था इधर बेलगाम में मैं मैनेजर करता हूँ, लेकिन कंपनी में है, ऐसा उसने कहा इधर। तो ये इसका थोड़ा मुझे लायर है जैसा मुझे लगा उसका। अभी तकलीफ थोड़ी कम है, कम थी, पर 8 दिन से ज्यादा हो गई है इधर आके। और फ्रेंड्स भी है, और ये जो बेटी है वो मेरी फ्रेंड ही है, अजी, वो जो बेटी थी तो उसकी फ्रेंड है, तो उसके साथ वो सब शेयर करता है, उसके दिल में जो भी है, क्या भी उसके चल चल रहा है माइंड में, वो उसके साथ वो शेयर करता है, और उसको ऐसे फ्रेंड जैसा ही उसके कंधे पर हाथ डालेगा, तुम उसको ट्रीटमेंट को लाएगा, किसी भी डॉक्टर के पास जाना है तो उसको लेकर जाएगा, ऐसा करता है वो छुट्टी में आने के बाद। और पेशेंट मैंने पूछा कि कौन है, वो तो ग्रैंड मदर है, पर दूर की है, वो उसके पास में रहती है। तो मैंने पूछा कि बार बार पेट पर ही ध्यान रखता है, कि वो बार बार अपने पेट पर हाथ रखता था, प्रेस करता रहता, चालू ऐसा ही चालू था उसका। तो पेशेंट बोलता है कि हाँ मैं ध्यान हटाने की कोशिश करता हूँ, पर जब दिमाग में आता है तो दर्द चालू होता है। अभी भी मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, उस टाइम भी हो रहा है दर्द, अभी नहीं था लेकिन अभी हो रहा है। डॉक्टर इस तकलीफ की वजह से बहुत ही बोर हो गए हैं क्या, मैंने पूछा। तो पेशेंट बोलता है बहुत ही ज्यादा। तो डॉक्टर क्या करने का था लाइफ में? तो वो बोलता है कि पेरेंट्स के सपने पूरे करने थे, और उदास होकर ऐसा हेल्पलेस फीलिंग है, ऐसा मुझे ज्यादा लगा उस टाइम। और एजुकेशन, मैंने पूछा कि उसको एजुकेशन कितना किया है, तो वो बोला कि 12th के बाद ITI किया है और जॉब करने लगा हूँ मैं। तो डॉक्टर मैं बोलती हूँ कि तकलीफ शुरू हुई तो उस टाइम क्या हुआ था, पहले आप बिल्कुल ठीक थे? तो पेशेंट बोलता है पहले भी थोड़ा होता था, पर मैं बिजी रहता था तो इतना ध्यान नहीं देता था। 2011 को स्टार्ट हुआ था, उस टाइम मैं 12th में था, उस टाइम से चालू है। बचपन में जब मैं 5 साल का था उस टाइम भी मुझे ऐसी दिक्कत हुई थी, पेट में दर्द होता था, और उस टाइम मैं बहुत दिन तक ऑरेंज जूस उस पर ही रहता था। ये मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता है, घर वाले बताते हैं कि ऐसा हुआ था। और उस टाइम उसको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ भी थी, तो बहुत बार उसको एनेमा करना पड़ता था, लेकिन बीच में जो 10-11 ईयर्स थे वो उसके ठीक थे, 12th तक। तो उसमें हमें उसको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो अब तो लगता है कि मेरा ज्यादा समय टॉयलेट पे ही जाता है, और टॉयलेट में भी उसका वेस्ट होता है, ऐसा इससे लगता है। दिन भर में 5 to 6 बार टॉयलेट में जाता हूँ। तो इस प्रॉब्लम की वजह से लाइफ में रुकावट आई है, ऐसा लगता है क्या, मैंने उसको पूछा। तो मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, ऐसा लगता है क्या? तो पेशेंट बोला कि मुझे बहुत कुछ करना था, पर नहीं कर पा रहा हूँ इस प्रॉब्लम की वजह से। तो उस टाइम मैंने वो उसका जो ये वीडियो था, उसको पता भी नहीं था मैं वीडियो कर रही हूँ, लेकिन तो उसको बहुत, मुझे लगता है उसको समझ में आया होगा, तो उसने बात कुछ नहीं बताई, लेकिन बाद में वीडियो बंद करने के बाद उसने चालू किया बोलना। तो आप जो पूछ रही है कि
कि 12th में क्या हुआ था, उसके उसके बाद से ये कंप्लेंट्स तो आपको चालू हो गई। तो उस टाइम मेरा एक अफेयर था, एक उसके पास के गांव के एक लड़के के साथ। तो उसके साथ ये शादी करना चाहता था, और उस टाइम उस दोनों की तरफ से कुछ बहुत ही उसके कैरल्स हुए, और जो भी उन्होंने, उस लड़की वाले ने इसको, इसका वन साइडेड लव ऐसा ये करके उनको दंड भी लगाया था, पैसा, और ऐसा केस वगैरह हुआ था। तो उसकी वजह से भी थोड़ा उनका पैसा खर्च हुआ। और बाद में उस टाइम उस लड़की के चक्कर में मैंने आर्मी के जो एग्जाम होते हैं, और 12th के बाद, 11 12th के बाद जो जो भी एग्जाम देने होते हैं, फिजिकल और मेडिकल वगैरह सब कुछ भर्ती के लिए, तो इसकी इस प्रॉब्लम ये 2 3 बरस तक चला ऐसा। इसका लव है उसका, दोनों तरफ से ऐसे कैरल्स होते थे। तो उस टाइम उसने जो मेरा लाइफ का कुछ करने का टाइम था, वो मैंने उसको उस टाइम उस पर ध्यान नहीं दिया। और अभी उसकी उसका मुझे ये होता है कि मैंने उस टाइम गलत किया। अगर उस टाइम कुछ अच्छा किया होता तो अब अभी मेरी जो लाइफ है वैसी नहीं होती, ऐसा उसको लगता है। तो इसके जिम्मेदार ज्यादातर उसको उसके फादर लगते हैं, क्योंकि उसके फादर शुगर फैक्ट्री में काम करते थे, और वो फैक्ट्री में काम करने के बाद खेती करते थे। आने के बाद उनकी दो दो बफेलोज वगैरह थी, उसको जो चारा वगैरह लाने के लिए उसको उनको लेते थे, ले जाते थे। और इसीलिए और पेमेंट भी उसको 5 6 थाउजेंड वगैरह ऐसा था। तो इतने पेमेंट्स में वो खेती और वो दोनों संभालते थे। तो इसको लगता है कि मुझे निग्लेक्ट करते थे वो लोग, मुझे मुझे ज्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पास वाले जो गांव वाले जो लड़के हैं, उसे आसपास के बच्चे होते हैं, उनकी तरफ वो ज्यादा ध्यान देते थे। उनको कुछ भी सलाह देते थे, कुछ तुम ऐसा करो वैसा करो, और मुझ पर ध्यान नहीं देते थे कि तुम ऐसा कुछ करो तो अच्छा बनोगे, ऐसा कुछ नहीं देते थे। उनको बोलते थे, अभी भी जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं बड़े होकर भी, तो उनको भी बोलते हैं तुम ऐसा करो वैसा करो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मुझे कुछ सलाह नहीं देते थे, और मुझे कुछ कुछ उनका अप्रिसिएशन ऐसा ऐसा नहीं बोला, लेकिन उस मुझ पर ध्यान नहीं था उनका। और क्या करते थे ये जो लड़के का अफेयर हुआ, उसमें उसके बाद मैंने आर्मी की भर्ती के लिए एक एजेंट को 1.25 लाख उसको दिए थे। तो उस एजेंट ने फंसाया, उसमें मेरी कुछ गलती नहीं थी, लेकिन वो एजेंट ने काम नहीं किया। उसके बाद 2 3 और जगह इनके 5 to 6 लाख ऐसे खर्च हो गए। तो जो भी उनकी रिटायरमेंट की पूंजी थी, तो वो सब इसके ये लफड़े में चली गई। तो उनको गुस्सा आया उसके फादर को। तो डायरेक्टली इसको नहीं बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे उनके फ्रेंड के पास ही बोलते थे, और किसको भी, कोई भी जो उनके साथ में जो लोग रहते थे उनको बोलते थे कि इसके लिए हमने क्या क्या करने की कोशिश की, लेकिन ये कुछ करता नहीं, और ऐसा किया इसने वैसा किया इसने। तो इसको गुस्सा आता था कि ये कुछ मुझे डायरेक्टली एक बोलते थे और कान के नीचे लगाते, तो मुझे कुछ नहीं लगता। उनके पास जाकर क्यों बोलना, मेरी मेरी बुराई उनके उनके पास जाकर क्यों करना। जब जब उन्होंने मेरे मुझे ही एक कान के नीचे लगाया होता, और इधर तो गलत हो रहा है ऐसा उन्होंने कहा होता, तो आज मेरी जिंदगी कुछ अलग होती, ऐसा उसको एक ये लगता था। तो मैंने पूछा कि तूने गलत किया ऐसा तुझे लगता है क्या? तो बोला कि हाँ, मैंने गलत ही किया है। उस टाइम वो लड़की के अफेयर में नहीं पड़ता, तो बाकी के कुछ नौबत ही नहीं आती। और मैं मेरा कुछ अब अलग में मेरे फ्रेंड्स जो है, तो 2 3 जन आर्मी में है, और बाकी के जो है तो वो अदर कंट्री में गए हैं जॉब के लिए। तो वैसा कुछ होता मेरा, और मेरी जिंदगी अलग होती है, ऐसा कहना है उसका। तो मैंने पूछा कि उस लड़की का क्या हुआ? तो वो बाद में वो बोला कि वो 3 4 साल बाद उसका शादी हुआ, और बेलगाम के उधर ही उसको दिया है। और मैंने पूछा कि अभी माइंड में वही है क्या? तो बोलता है कि नहीं, वो तो निकल गई उस टाइम, अभी उसका कुछ याद नहीं, मुझे आता नहीं है, लेकिन फादर का वो दिमाग में थोड़ा रहता है ऐसा। तो यही केस था। और उन्होंने वो मेडिसिन लेने के बाद वो उन्होंने कहा कि वो मैंने बताया, अभी वो सांगली में है लेकिन बेलगाम में है, ऐसा बताता है। तो और उसको मेडिसिन, हाँ, मुझे बता रहा था कि मैं अभी, मुझे लगा कि मैंने अब पहले पूछे थे तो वो बेलगाम है, हमारे गांव से 20 किलोमीटर है।
तो उसके गांव से। तो उसको हर संडे आ सकता है लेकिन इधर, लेकिन उसने मुझे बताया कि आप एक मंथ या 2 मंथ की मेडिसिन दे दो, और मैं सांगली में रहता हूँ और उधर मैं मेडिसिन ले लूंगा, और बाद में 2 महीने के बाद मैं आने वाला हूँ। तो उसको मैंने मेडिसिन दिया, ऐसे दिया और एसएल भी दिया था, और उसको पोटेंसी चेंज करके भी दिया था, तो अगर जरूरत पड़े तो ले लेना। तो उसने बाद में मुझे फोन भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन अभी वो अगस्त जुलाई में उसको कुछ इंजरी हुई थी खेत में जाने की वजह से। तो इंजरी की वजह से आया था, पस फॉर्मेशन हुआ था और फीवर वगैरह आया था। तो उस टाइम मैंने उसको पूछा कि एंटासिड मेडिसिन आपको चाहिए, हार्ड मेडिसिन आपको सूट नहीं होगी? तो बोला कि उधर अभी तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है पेट का, और मुझे एंटासिड लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और पेट की समस्या से तो पहले उस दिन आपने जब बताया, उसको मैंने मेडिसिन भी दिया था, और उसको खाने के थोड़े ये भी बताए थे कि वो हरी मिर्च नहीं खाना है वगैरह सब। तो मैंने उस दिन से ज्यादा कुछ ऐसा करने की कोशिश भी नहीं किया, और अभी मुझे मेडिसिन नहीं लगता एंटासिड लेने का, और पेट की समस्या भी बहुत सी नहीं है मेरा ऐसा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक केस प्रेजेंट करते हैं ऐसा। तो अब मैंने पूछा कि उसको आपने कुछ बताया कि नहीं कि इतने कम हो गया ऐसा कुछ? और उसके डीपी पर उसका जो स्लोगन होता है ना, तो उसका क्या रहता था कि करिंदे अंगलट, ऐसा मराठी में लिखा रहता था। जो भी करता हूँ वो क्या अंगलट लेते हैं उसको, क्या बोलते हैं मालूम नहीं, करिंदे अंगलट, मुझे जो भी करता है वो रॉन्ग ही होता है, ऐसा इसका वो स्लोगन था व्रत। और उल्टा हो जाता है, उल्टा उल्टा हो जाता हाँ, है। जो भी करता है उल्टा हो जाता है उसका, वो ज्यादातर उसका नुकसान ही होता है, ऐसा है। तो ऐसा था। और अभी बाद में क्या हुआ, तो मैंने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं अभी? तो वो बोला कि मैं अभी बेलगाम में हूँ, और बीच में क्या हुआ था, हाँ, इतने दिन क्यों नहीं आए ऐसे पूछा। तो वो बोला कि बाद में फादर का एक्सीडेंट हुआ था, और उनका बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, और उनको फीमर फ्रैक्चर था, और उसको 6 मंथ के लिए बेड रिडन थे। तो उस टाइम सब देखभाल मैंने की, उनकी सेवा की। अभी वो हम आपकी आवाज और वीडियो भी बंद आवाज हो नहीं आ गई, वीडियो भी बंद हो गया है, कनेक्शन टूट गया है शायद। हाँ, अनम्यूट करो, आवाज नहीं है। हाँ, नेट का इश्यू है, बीच बीच में ऐसा होगा, बीच बीच में ऐसा। मैम हो गया केस, कंप्लीट हो गया केस? हाँ, केस हो गया सर। ओके ओके। हाँ जी, एनालिसिस दे दिया सर। संजय सर हमारे ओपनर बैट्समैन। नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते सर। मैम, सुबह मैंने चार्ट में जो है कि जब उन्होंने बोला कि आप मेडिसिन दे दीजिए, फिर बाद में मैं कहीं और दिखाऊंगा या आप जैसा सजेशन करेंगे, तो वहां पे मैम शुरू शुरू में मुझे लगा कि ये डिलीजेंट बिजनेस ऑर्डिनरी जैसा लगा जो है। और उन्होंने बोला कि खाने के बाद आराम लगता है जो है, ईटिंग आफ्टर एम्यूरेशन। और एन्यू हो गए थे कि बोर हो गए थे। और ग्रुपिंग भी लगा कि आप जैसा सजेशन करेंगे मैं वैसा करूंगा, तो वहां से मैम प्लम्बम मुझे लगा। और ऐसा लगा कि ये बीमारी जो है कि मुझे हिंडर्ड कर रही है, तो चाइना लगा, प्लम्बम और चाइना। अभी मैंने फिर से एक चार्ट बनाया है मैम जो है, फिर से लिया है कि उन्होंने अपने पिता को दोष करार दिया, डेलोरिजन राउंडन रांग सफर।
और उस लड़की की वजह से मैं भी कहीं ना कहीं गलत रहा, डेल्यूजन रॉन्ग डन, रॉन्ग ही है जो। और एनयू अनफॉर्चुनेट फील महसूस कर रहे हैं जो है, और वो स्केप करना चाहते हैं लड़ाई झगड़े से जो है, तो स्केप हो जाते हैं। और गलत बातें या गलत चीजें या उनकी बातें जब नहीं मानी जाती है तो वो उनको गुस्सा आता है, कंट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस। ये सारे रूब्रिक को मैम अभी फिर से हम लेते हैं, तो मेरी जो रेमेडी आती है चार्ट में, चाइना, लाइकोपोडियम और लैकेसिस आ रही है मैम। बाकी और सोचते हैं मैम। थैंक यू मैम। हाँ, अभी सेकंड टाइम जो एनालिसिस किया है तो वो परफेक्ट है। ऑर्डिनरी बिजनेस ऐसा ऐसा उसका कहना था कि हाँ 8 दिन आप देख लो और बाद में देखते हैं, लेकिन ये जो आया था उसका कम कम हो गया था, जो उसकी लक्ष्मी भाई था उसका कम हो गया था, तो इसको लगा कि हाँ कम हो सकता है इधर, इसीलिए आया था। तो देखते हैं कम हो गया तो ऐसा उसका ज्यादा उसका उसमें कहना था उसका कि हाँ इनके पास के जाकर देखते हैं, अगर कम हो गया तो ठीक, नहीं तो 8 दिन के बाद हम दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। कि इसने बड़े बड़े डॉक्टर दिखा के आया था, इसलिए इसको उनके पास कम 3 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गया था और 3 बड़े बड़े होम्योपैथ्स के पास गया था। तो इसको मालूम था कि बड़े होम्योपैथ्स के जाकर भी कम नहीं हुआ तो जाकर देखते हैं, भले कम हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा उसका ज्यादा फीलिंग था। तो डायरेक्टली वो बोल नहीं रहा था, लेकिन ऐसा उसका जो उसका इंटेंशन था तो वैसा ही था, ऐसा मुझे लगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा एनालिसिस था। थैंक यू मैम। अभी और सोचते हैं मैम आगे जो है। हाँ सर, सिंपल केस है। आपने क्या है रेमेडी आपके चार्ट में? हेलो मैम। नमस्ते मैम। हेलो। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। मैम। मैम इस केस में ऐसा लगा कि मतलब एक्चुअली जब फादर ने इसके लिए बहुत कुछ ट्राई किया, सब किया, लेकिन इसका करियर इतना अच्छा नहीं हुआ। ये इसको खुद को भी ब्लेम कर रहा है और फादर ने मुझे फोर्साकेन किया, इसीलिए देखा नहीं, इसीलिए मुझे इतना सक्सेस नहीं मिला, ऐसा इसका कहना है। तो मैम इस केस में सबसे मॉर्बिड मुझे ऐसा लगा कि उसके खुद में ही कुछ पोटेंशियल होके भी उसने कुछ नहीं किया। पोटेंशियल तो नहीं दिखा इतना। पहले वो उसका जो अफेयर चालू था उसमें वो अटक गया, इसके लिए वो करियर में फोकस नहीं किया। तो मैम पहला एक फील आया कि वो सोमनैबुलिज्म, मतलब वो पीरियड जो था वो नींद में चल रहा था, ऐसे लगा कि उनके फादर इतने पैसे दे रहे थे तो भी ये उसका यूज करके अच्छा करियर करना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया। ये एक मॉर्बिड लगा। और उसके बाद ये जो अफेयर जब ब्रेकअप हो गया उसके बाद एंजाइटी वेकिंग ऑन लगा, एंजाइटी वेकिंग ऑन। और एक मॉर्बिड लगा मैम, एंगर कॉन्ट्रडिक्शन, एंगर सप्रेशन, एंगर आता है लेकिन वो दबाता है। एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब यहाँ दिखा वहां दिखा, गवर्नमेंट की वजह से उसको हेल्थ की एंजाइटी है। हाँ। और इसकी कंपनी की है, और इसको बार बार लगता है डिलीशन रॉन्ग वन हैज डन। इसको रिकवरी का भी डाउटफुल लगता है, इसलिए डाउटफुल रिकवरी। एनीवे फोर्साकेन फीलिंग लाउड बिलोड बाय पेरेंट्स, ऐसे परसिस्टेंट इन नथिंग। और सोशल पोजीशन कंसर्न एक लगा मैम। और मैम ये भी लगा कि मतलब ये अभी कितना एप्लीकेबल होगा पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो गया इस केस में, बार बार उसको लग रहा है ना हिंड्रेंस के जैसा। मुझे मैम ये ऐसे लगता है केस एंड वरी फुल ऑफ नॉइज और इंटरप्शन इन बिजनेस। उसको लगता है कि इसके बिजनेस में इंटरप्शन आ रहा है, ये जो कंप्लेन है इसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही है। मैम मेरी रेमेडी है ना, लाइको आ रही है और इसका मार्क हेल्पलेस फीलिंग है। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा एनालिसिस किया आपने, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी और बताइए।
बारिश तो संजीवनी मैम के इधर हो रही है कि पूरे महाराष्ट्र में हो रही है? सर आप आ आप गए। जाओ इधर महाराष्ट्र जी की बारिश एंजॉय करने। जी सर जी, किया है बहुत एक बहुत बार सर। बारिश हुई है। जी सर आप आपको मिस कर रहे थे हम सब ग्रुप में। जी जी, मैं आ गया तुरंत मैम फ्री होते ही। थैंक यू सर। जी जी, बताइए प्लीज, ऐड कीजिए। हेलो, अरे ऐड करो यार, इतने सारे लोगों ने एनालिसिस हेलो डाला है और अभी कोई नहीं बोल रहे। हेलो मैम, नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। हाँ मैम, केस में जो मुझे समझा ये कि मतलब ये अपना टाइम उस लड़की के चक्कर में गवा दिया और उसका एहसास भी अभी होने लगा उसको। लेकिन स्टूडेंट्स को केस में एक फीलिंग चल रहा है कि ये लाइफ में कुछ कर नहीं पाया और करना चाह रहा है या फिर करना चाहता था, लेकिन ये बीमारी इसके बीच में खड़ा हो गया, मतलब इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। यही फीलिंग स्टूडेंट्स को चल रहा है मैम। और इसके लिए ये खुद को अभी तक दोषी नहीं ठहरा रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि घर वालों मुझे सपोर्ट नहीं किया, लड़के लड़की का घर में भी सपोर्ट नहीं मिला, पापा ने नेग्लेक्ट किया, मतलब दूसरों को दोष दे रहा है। खुद का तो दोष है, वो सही है, लेकिन दूसरों को भी मतलब सबसे ज्यादा ये दोष दे रहा है और खुद का जो कमियां है वो इसको दिख नहीं रहा है। और वैसे तो ये कुछ कर भी नहीं रहा है, खुद खुद होकर कुछ कर भी नहीं रहा है। जो अभी कर रहा है वो भी वो उसके साथ जो आया उसके मतलब किसी ने उसको लगाया ना काम पे, आज ही नहीं या फिर कुछ है। के बेटे ने। हाँ हाँ, तो इसके हिसाब से मैम चाइना का फील लग रहा है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। जी, और बताइए। मैम ये रिप्रोचिंग अदर्स से ज्यादा मुझे नहीं लगा। ये फादर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, दूसरे बच्चों को देख रहे थे, मुझे नहीं देख रहे थे, ये कंप्लेनिंग नेचर बोल सकते हैं। और ये रिप्रोचिंग oneself या अदर इसमें नहीं आ सकता शायद। मुझे लगता है ये कंप्लेनिंग नेचर ही है। यस मैम। हेलो परवीन सर, मैं बोलूं? बोल दो। हेलो सर। यस मैम, यस। तो ये जो उस आया था तो जिस वो औरत का उस कम हुआ पेट की कंप्लेंट्स, तो जो आया था और आते ही कंप्लेंट उसने चालू की, तो मैंने इसके लिए वो एब्रप्ट लिया था। और आने के बाद वो क्या बोला कि वो उस लक्ष्मीबाई का ठीक हुआ था, तो मुझे लगता है कि मुझे भी दिखाना चाहिए। तो उसके कहने से इम्प्रेस हो गया, तो मुझे इम्प्रेशनेबल लगा। और बाद में वो बोलता है कि मैंने यहाँ 3-4 होम्योपैथ दिखाई और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया था। तो और इसको पेट की तकलीफ की वजह से एंजाइटी थी, तो एंजाइटी की वजह से डॉक्टर को दिखा चुका था। तो मैंने उस टाइम एंजाइटी ड्राइविंग टेस्ट लिया,
और फिर भी उसके कंप्लेंट्स नहीं कम हुए। तो इसको ज्यादातर एंजाइटी रहती थी कि पेट में क्या कुछ हो रहा है और क्या होगा, कि ठीक होगा कि नहीं, कब ठीक होगा। तो मैंने उसको ठीक होगा कि नहीं, तो उसको डाउटफुल रिकवरी लिया और उसको एंजाइटी, पेन इन एब्डोमेन विथ और एंजाइटी पेन इन एब्डोमेन फ्रॉम, तो वैसे उस किया था। में जो बोला कि मैं अनफॉर्चुनेट कम हूँ, जैसे पेट की तकलीफ की वजह से मुझे कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा, कुछ जॉब में कुछ करने को नहीं हो रहा। तो उस टाइम मैंने उसको डिलीजेंस सीक बिंग भी लिया था कि मैं बीमार हूँ, ऐसा उसे लगता है बार बार कि मैं बीमार हूँ। और अनफॉर्चुनेट फील तो उसका चालू ही रहता था। और वो क्या कह रहा है कि मैं इस तकलीफ की वजह से बोर हो गया हूँ। तो उस टाइम मैंने उसमें एनओए लिया था कि उसकी वजह से वो बोर हो गया है। और परसिक्यूटेड फीलिंग ज्यादा लगी उसमें कि मैं परसिक्यूटेड हूँ, मुझे इस तकलीफ की वजह से बहुत परेशान हो गया हूँ। लेकिन उतना जितना वो बता था बाहर, तो ऐसा दिखाता रहता था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। और ऐसा वो उसकी क्या बोलते हैं उसको, राजदूत गाड़ी है उसकी, उसकी चाबी लेकर वो आए तो ऐसा हीरो जैसा फिरता रहता था, इधर इधर हमारे गांव से वो सामने से जाता था। तो वैसा उसका उस टाइम मुझे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इतना वो बड़ा बाहर दिखाता भी नहीं था। तो और कुछ कंप्लेंट्स है और उसको कुछ लगता है तो वो भी बाहर नहीं दिखता था। तो वो एफेक्टेशन था उसका कि, और बाहर जो भी उनके पास साथ में जो भी आता था उनको वो बताता नहीं था कि मुझे कितनी कंप्लेंट्स है और क्या क्या किया है मैंने, ऐसा कुछ उनके साथ शेयर भी नहीं करता था, सिर्फ वो आजी के साथ शेयर करता था। तो उसका एक एफेक्टेशन भी था उसमें। और उसको एक हेल्पलेसनेस फीलिंग थी कि मैं कुछ कर नहीं पाया। और पापा के सपने होते, मेरे इसके भी सपने थे कि मैं आर्मी में जाऊं, ऐसा करूं वैसा करूं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। तो वो हेल्पलेसनेस फीलिंग उसके चेहरे पर दिखती थी और वो हताश सैडनेस उसके मुंह पे था। और जो कंप्लेंट्स हुई थी, जो भी कंप्लेंट्स की उसने, वो ये बताया इंसिडेंट कि जो लड़की का किया था, तो उसको लगता है कि मैंने कुछ उस टाइम गलत किया। वो अगर मैं वो नहीं करता तो अभी मैं अलग ट्रैक पर होता। तो मुझे लगता है कि डिलीजेंट रॉन्ग डन ही हैज। और जो फादर का इंसिडेंस बता रहा था कि फादर ने निग्लेक्ट किया है, तो इसको लगता है कि इसको जो कंप्लेंट्स आए तो एलिमेंट्स फ्रॉम नेग्लेक्टेड बीइंग बाय हिज फादर वंस, इसके फादर ने इसको निग्लेक्ट किया है। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट आया है तो फादर की वजह से आया है, तो फादर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ, तो ये सब उसको लगता था। और उसको वो खुद उनको भी रिप्रोच कर रहा था और वो खुद को भी रिप्रोच करता था। और उसको खुद का ही एंगर आता था कि मैंने ऐसा क्यों किया। और बार बार खुद का भी उसको एंगर आता था। और जो भी उसको कॉन्ट्रैक्ट करता था उसके ऊपर भी एंगर आता था। लेकिन वो क्वारल्स नहीं करता था उनके साथ, क्योंकि क्वारल्स किया तो इसके पास जो भी है उसका वो क्या बोलते हैं रीजन होते हैं, रीजन वो क्वारल्स में भाग लेने का जो रीजन होता है उसके पास वो ठोस रीजन नहीं था। उसकी वजह से वो डरता था कि अगर क्वारल्स करूंगा तो इसको ही सुनना पड़ेगा। तो वो क्वारल्स करने से वो हट जाता था। और कितना गुस्सा भी आया तो वो साइड हो जाता था। तो एंगर तो आता था लेकिन एंगर भी वो सप्रेस करता था। तो बाद में जब उसको रियलाइज होता है कि मेरी गलती थी, तो खुद को रिप्रोच भी करता है। और उसको पेट की वजह से हेल्थ की एंजाइटी ज्यादा है कि हेल्थ कम होगा कि नहीं होगा। और बोर तो हो गया है। और इसको कैसा है कि अभी होम्योपैथी ली है उसने, तो होम्योपैथी लाइकोपोडियम एक रूब्रिक है होम्योपैथी या वर्जन 2। लेकिन वो उसको ये पता नहीं था कि होम्योपैथिक मेडिसिन देने वाली हूँ, इसलिए सब पूछ रही हूँ। लेकिन उसको बाद में समझ आया कि हाँ होम्योपैथिक मेडिसिन देने वाली है, तो हाँ लेकर देखते हैं, ऐसा उसका एक कहना था। तो उस टाइम ऐसा उसने उसके बोलने में ऐसा लगता था कि 8 दिन के लिए आप मेडिसिन दे दो, नहीं तो आप कुछ किसी बड़े डॉक्टर का वो दे दो, नहीं तो आप जो सजेस्ट करे वो ले लूंगा, नहीं तो कम हो गया तो ऐसा चलेगा, ऐसा 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 कहना। तो मुझे लगा है कि गैम्बलिंग कर रहा है कि चलो हाँ इनके पास आइए, देखता है कम होता है तो नहीं होता है। तो मेडिसिन दिया
तो उसको लगा कि होम्योपैथिक है, एवढे इतने इतने बड़े बड़े डॉक्टर से लिया है लेकिन कम हुआ भी नहीं है उतना, लेकिन इसके पास हाँ चलो देखते हैं, ऐसा एक मुझे उसका थॉट लगा। तो गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग ऐसे में लिया था और उसको लाइकोडियम 30 उसको दिया था। और 200 के जो वो मुझे इसने कहा कि मैं सांगली जाना जाता हूँ, वहाँ जॉब करता हूँ, तो मैंने उसको हाफ ड्रम के लिए वो 200 का मेडिसिन और 30 का मेडिसिन दिया था। तो उसने वो 30 के 3 डोज लिए थे और एक स्टैट, और बाद में सेकेंड और थर्ड लिया था। और उसके बाद एक बार रिपीट करना पड़ा। और एक बार उसने खुद से ही उसको मालूम है, ज्यादातर इतने होम्योपैथ्स किए तो उसको मेडिसिन का वो पता था कि कैसे कैसे डोज लेते हैं। तो उसने उस डोज से मैनेज किया, उसने वो 200 का बाद में रिपीट किया सेकेंड मंथ में एक बार। और उसके बाद उसके जितने भी जो कंप्लेंट्स थे, पेट की दर्द हो रहे थे, वो सब कम हो गए। तो उसको वो याद भी नहीं कि हाँ मैंने पूछा था कि उसको SMS करो और व्हाट्सएप करो, लेकिन उसने कांटेक्ट भी नहीं किया बाद। और बाद में अभी मुझे वो उसको मैंने पूछा तो उसका पता चला, लेकिन उस टाइम में थोड़ी बिजी थी इसलिए रिकॉर्ड कर नहीं पाई उसका वो कहना था। और साथ में उसके वो अलग 2 पेशेंट भी लाया था। तो उस टाइम मेरा उधर ऐसा उसका वो फॉलोअप लेने का कुछ ये नहीं आया, तो उसका फॉलोअप नहीं है मेरे पास। लेकिन केस तो ऐसी मैंने ये किए। तो बाकी के हिंड्रेंस, हाँ हिंड्रेंस मैंने वो तो उसने नहीं बताया कि मुझे हिंड्रेंस आ रहा है। मैंने उसको पूछा था कि आपको अड़थड़ा है, ऐसा लाइफ में कुछ रुकावट है, ऐसा लगता है, ऐसा पूछा था। तो हाँ बोला, तो वो हाँ बोला था, लेकिन उसने खुद ने नहीं कहा था कि आया था मुझे हिंड्रेंस आया, ऐसा ऐसा उसने बोला नहीं। और उतना टॉर्मेंटेड फीलिंग ऐसा मुझे लगा नहीं कि, लेकिन और टॉर्मेंट होता है तो उसके मुंह पे दिखता है कि कितना परेशान है। तो ये कुछ उधर उसका उतना दिखाता भी नहीं था। और एम्बिशन थी इसकी, लेकिन कुछ एम्बिशन के लिए इतना स्ट्रगल भी नहीं करना दिखा नहीं, क्योंकि इतने जगह पापा ने पैसे उसके दिए हैं थे। एक बार भी उसने लगन से करा होता तो आज वो आर्मी में ज्वाइन होता और उसके फ्रेंड के साथ। और भी फीलिंग भी था केस में कि उसके जो फ्रेंड्स हैं तो वो 2-3 आर्मी में गए हैं, 2-3 बाहर गए आउट ऑफ कंट्री, तो उसकी वजह से वो मैं पीछे पड़ गया। वो सब जो है वो हाँ मैं पीछे रह गया, वो आगे चले गया और मैं पीछे रह गया, ऐसा एक फीलिंग उसको आता रहता था। और ज्यादा तो उसका कॉन्फ्लिक्ट जो है तो फादर के साथ था। लेकिन मेडिसिन देने के बाद उसका जो एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम उसने उनकी बहुत केयर की। और उसके दिमाग में जो था उनके बारे में वो सब वो दिमाग से निकल गया कि मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो औरों के लिए करते हैं लेकिन मेरे के लिए कुछ नहीं किया। तो वो जो था तो उसमें माइंड से वो निकल गया। तो ये केस में मुझे लगा। और जो प्लम्बम मेट आया है उसमें तो DD में आए थे, तो उसका ऑर्डिनरी बिजनेस ऐसा नहीं था, लेकिन तो मैंने क्लियर किया है कि जो भी डॉक्टर बड़े बड़े दिखाए हैं फिर भी इनके पास जाकर देखते हैं तो उस टाइम उस वर्ड में वो गैम्बलिंग आता है, ऐसा मुझे लगा। और कोई भी सिम्टम्स वो एग्जैजरेट करके नहीं बता रहा था कि मुझे ऐसा है वैसा है। और एग्जैजरेटिंग ही सिम्टम्स आप बोलते हैं कि हम प्लम्बम का होता है, तो वैसा कुछ उन्होंने नहीं किया। और फेनिंग सिक भी किधर भी मुझे नहीं दिखा। और इतना प्लम्बम जैसा ऐसा जैसा मेटल की पर्सनैलिटी होती है ऐसा कुछ उसमें दिखाई नहीं देता था। ये तो ज्यादा लो कॉन्फिडेंस वाला, कुछ अंदर से कुछ करने वाला नहीं है, ऐसा ज्यादा तो उसके देखने के बाद प्रतीत होता था। और स्टैफिस एग्रिया तो बहुत जन ने स्टैफिस एग्रिया भी लिया था। तो स्टैफिस एग्रिया तो एम्बिशियस होता है, और एम्बिशन के लिए तो वो पागल होता है, वो लड़की के पीछे वगैरह कुछ जाएगा। लेकिन उसका जो एम्बिशन है उसको अगर एम्बिशन है आर्मी में भर्ती होना, तो आर्मी का पहला सोचेगा और बाद में जो भी लड़की है उसके साथ शादी करने का सोचेगा। और वो कुछ तो करेगा, वो पागल होगा अपने एम्बिशन के लिए। तो वो भी कोवर्डेस होता है, कॉर्लिंग नहीं होते है, उसको अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन डिग्निफाइड भी होता है। हाँ ये तो ज्यादातर ऐसा लायर और हिपोक्रेटिक
हिपोक्रेसी। नहीं तो इसको बताना एक था, वो जॉब करता है सांगली में और बताता है कि कंपनी भी बेलगाम में हूँ। तो ये इसकी हिपोक्रेसी थी कि सबको फंसा रहा था कि मैं एक बड़े कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन करता था एक होटल में काम। तो इसको ये लगता था कि लोगों का अगर पता चल गया कि मैं एक होटल में काम करता हूँ ITI होके, तो कैसा लगेगा। तो फियर सोशल पोजीशन उसको भी था क्या, और फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स कि लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे। तो ऐसा ही लाइकोपोडियम है। तो ये स्टेप से ऐसे अलग हो जाता है। और पल्सेटिला सर, देवाशीष सर ने बोला है, तो पल्सेटिला तो एक वो जो जी सपोर्ट के लिए, मेंटल सपोर्ट के लिए, तो एक लाइकोपोडियम को ऐसे एक वुमेन्स तो चाहिए लाइकोपोडियम के लिए कि सेक्स के लिए जो भी उसकी कंपनी में वुमेन्स होती है या बस में जाते समय वुमेन्स को टच करता है, ऐसी नजरों से देखता है, ऐसा गंदा बुरा होता है, लेकिन उसको ऐसी भी एक वुमन चाहिए कि जो उसको केयर करे, उसको प्यार करे और अनकंडीशनल लव करे, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो। तो ऐसी वुमन की तलाश में रहता है, और वो माँ जैसी हो। और माँ कैसी होती है कि उसको बेटे से कुछ चाहिए नहीं होता है, तो वैसी मदर की एक तलाश में रहता है। और वो आजी उसको मदरली लव दे रही थी। उसका बेटा भी पुणे में रहता, तो वो अकेले रहती थी। उस टाइम जब भी वो गाँव आता था तो ज्यादातर टाइम उसके घर में रहता था। मदर का नाम नहीं लिया उसने कभी आने के टाइम, लेकिन उसको क्लींच करके वो रहता था। तो ये उसका लाइकोपोडियम का वुमन से अटैच होना या मदरली लव उसमें से खोजना, ऐसा मुझे लगा। नहीं तो लाइकोपोडियम को जो भी आवृत्ति चाहिए वो सेक्स के लिए ज्यादा होती है, और कंपनी के बॉस के लिए, उसके जो एम्प्लॉय होते हैं वो, क्योंकि उनको सब वो हार्ड पर इंफीरियर और काइंड पर सुपीरियर, तो जो लोग नीचे के लोग होते हैं तो उनको बॉस है, तो इजीली उसको सेक्स की डिमांड करेगा। लेकिन ज्यादातर वो इमोशनली इन्वॉल्व होने लगेंगे तो उनसे वो दूर भागेगा। तो लेकिन एक उसका भी दूसरा विषय है कि उसको जो दूसरी औरत चाहिए तो वो उसके मदर जैसी केयर करे और अनकंडीशनल लव करे उसको, ऐसा, और उसको क्लेंज करके रखता है। तो पल्सेटिला और इतना बाकी का कुछ अफेक्शनेट नेचर वगैरह नहीं था, ज्यादा फ्रेंड्स भी उसके थे लेकिन इतने नहीं थे। वो सब दूर गए थे। वो आता था उसके आजी के पास रहता था, तो खाने के लिए मदर के पास जाता था, अपने फादर मदर के पास। तो इतना वो घर में भी बॉन्डिंग नहीं था उसका। तो अफेक्शनेट ऐसा नेचर ऐसा कुछ बाकी का वो पल्सेटिला का कुछ उसमें दिखा नहीं मुझे। तो पल्सेटिला भी मैंने नहीं सोचा। और इसका हिपोक्रेसी और विदाउट कॉन्फिडेंस और ऐसा देख के उसके चेहरे पर उसका जो बोल रहा था उतना उसके कॉन्फिडेंस पूरा दिखाई नहीं देता था उसके मुंह से वो बोल रहा था। तो वो लो कॉन्फिडेंस वाली रेमेडी मुझे ज्यादा लगी ये, और मैंने लाइकोपोडियम देने का सोचा उसको। बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया केस था और बहुत अच्छे से आपने सब बताया। तो पहले कोई क्वेरी बताइए प्लीज, किसी का कोई क्वेरी है या किसी ने कुछ ऐड करना है? हेलो, जी बताइए, किसी का कोई क्वेरी है, कुछ ऐड करना है किसी को लाइकोपोडियम को लेके? मैम जब ये गुस्सा आता है जो है, तो ये वहां से हट जाता है, लड़ाई नहीं करता है। तो वहां पे जहाँ पे एंगर सप्रेस आया है वहां पे स्केप भी तो आएगा ना। मैंने स्केप भी लिया था मैम जो है, तो वहां ले सकते हैं ना मैम? हाँ, स्टेप ही उधर दिमाग में आ सकता है सर। कॉर्लिंग एवर्शन है नहीं इसको। नहीं, स्टेप नहीं मैम, स्केप अटेम्प्ट टू मैम। इसके मतलब पैटर्न, जहाँ पे ये गुस्सा सप्रेस, जहाँ पे ये हाँ, गुस्से को सप्रेस कर रहा था वहां पे तो वो घर से निकल जाता था, तो स्केप अटेम्प्ट टू मैंने लिया था। तो ये यहाँ पे आएगा कि नहीं? इसके पैटर्न टू इसका कैसा है, वो भाग नहीं जाता था, भाग
ऐसा कि वो छोड़ के जाता है, लेकिन गुस्सा आया तो उसके वो मैडम ने कहा था कि 1 to 100 तक वो ये करता है, काउंट करता है, लेकिन और ऐसा वो पंपिंग का एक्शन करता है। तो मुझे मालूम नहीं इस रुब्रिक में है क्या नहीं है, लेकिन मेरे पास वो लैपटॉप नहीं लाइकोपोडियम है ऐड मैम, करो उसमें। लाइकोपोडियम है। है तो मैं सर ऐड करूँ हाँ, क्या यहाँ पे? इधर वो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन उसको ज्यादातर कैसा होता है कि इसको कॉर्लिंग करना नहीं है, क्योंकि अगर मैं कॉर्लिंग किया तो मेरे जो मुझ में जो कमी है वो बाहर दिखेगी लोगों को, और उसका उसका ठोस रीजन नहीं है उसके पास कि मैं किस लिए क्वेरल्स करूं। वो बोलने वाले है ना सामने वाले की, हाँ तू क्या करना है, तूने क्या किया है अभी लाइफ में, तो ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है, ऐसा उसको सुनाएंगे, तो ये उसको नहीं चाहिए। तो इसीलिए बेटर है कि हम क्वारल्स नहीं करें। मुझे लगता है कि मैं गुस्सा करूं उसके उनके ऊपर, क्वारल्स करूं, लेकिन इसको पता है कि अगर जो मैंने मुंह लगा उनके तो वो बोलेंगे ना, अरे जा जा, तूने क्या किया है लाइफ में आगे, ऐसा उसको बोलेंगे। तो ये लगता है कि इसको लगता है कि इसको डर है कि वो जो वीकनेस है उसकी वो बाहर आ जाएगी, इसलिए बेटर है कि वो क्वारल्स न करे। ऐसा मुझे लगा सर। बाकी सर माडिक सर आप ऐड कीजिए। मैं ऐड करूँ क्या मैम थोड़ा सा? सर हेलो हेलो, हाँ करा सर। हाँ आवाज येतोय ना? हाँ येतो। जी जी, हाँ ठीक है ठीक। तो यहाँ पे ना एस्केप से भी ज्यादा ये क्या है, कॉवर्डाइज है, मतलब इसमें कॉन्फिडेंस का बहुत कमी है इसमें, और यहाँ पे ज्यादा ऐड होगा कॉवर्डाइज। कॉवर्डाइज है इसलिए इसको क्वारल नहीं करने के। क्वारल एवर्शन भी इसको क्यों है कि ही हैज नो कॉन्फिडेंस कि आगे वाला बोलेगा तो मैं उसको रिएक्शन दे सकूंगा या नहीं दे सकता, या उसका जवाब मेरे पास है या नहीं है। तो इस यहाँ पे ना संजय सर ज्यादा कॉवर्डाइज लेने का, तो ये एप्ट रुब्रिक होगा। भले ही लाइकोपोडियम एस्केप डिजायर में है, क्वारलिंग एवर्जन में भी है, लेकिन ये क्वारलिंग एवर्जन क्यों कर रहा है? क्योंकि ये कॉवर्डाइज है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ज्यादा एप्ट होगा कॉवर्डाइज। जी सर। सर बराबर है, कॉन्फिडेंस नहीं है उसकी वजह से उसको वो डर लगता है कि हाँ मेरा अगर ज्यादा तो उसको वीकनेस बाहर नहीं आने का ऐसा उसका रहता है, तो उधर जाने का नहीं है हमको। तो और गुस्सा कुछ किया। बोलेगा तो ओपन हो जाएगा ना इसका सब चिट्टा कट्टा। तो इसको वो थोडासा हे बोलेंगे दिलं की वो आपली बोलेंगे इमेज, हा झाकली म्हणतो ना आपण 1.25 लाखाची, तो बोलना ऐसा रहता है। कुछ हाँ हाँ, तो तो उसका जो इसको लगता है इज्जत जाना नहीं चाहिए समाज में, और जो अपना रुतबा है वो भी टिक के रहना चाहिए, ऐसा उसका रहता है। इसलिए फिर वो अपना झगड़ा ही नहीं करने का, ऐसा थोड़ा सा रहता है उसका, हाँ ये इसलिए वो झगड़ा ऐसा नहीं वैसा करेगा। ही है, वैसा ही उसका वो राजदूत गाड़ी लेके घूमता है, और वो लोगों को दिखाता है ऐसे कि मैं बड़े कंपनी में मैनेजर हूँ, लेकिन होटल में काम करता है। वैसा है उसका, ये उसका एक्सपेक्टेशन है ज्यादा, तो दिखा रहा है कि तो बड़ा है, किसी बड़ी कंपनी में काम करता है, लेकिन एक होटल में ही काम करता है सांगली में। तो गांव के लोगों को पता नहीं चले, इसलिए वो बताता भी नहीं उनको कि मैं किधर हूँ क्या करता हूँ। लोग बोलते हैं इतना तो ऐसा था वैसा था, करने करने का सोचता था बोलता था। तो अभी उसको लगता है कि लोगों को समझ में ना आए, इसलिए वो झूठ भी बोलता है। ऐसा है, वो कोवर्ड ही ज्यादा होता है, टिमिड भी होता है, और कॉन्फिडेंस तो उसके उसमें बहुत कम होता है, तो इसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। क्या है ना, ये बूस्टर में है रेमेडी, तो इसको क्वारल तो नहीं करना है, और लेकिन लोगों में जाके बोलेगा कि अरे मैं शांत बैठा, क्योंकि क्या है ना, अपनी भी एक नाम है, इज्जत है, नहीं तो उसको ऐसा मार देता, ऐसा बोल देता ना, उसकी इज्जत तार तार कर देता, तो ऐसे वो बोस्टिंग भी करेगा बाहर जाके, ठीक है ना? लेकिन वो सब अपना कॉवर्डाइजनेस या अपना टिमिडिटी या अपना वीकनेस छुपाने के लिए लाइकोपोडी में सब करता है। स्टैपिसैग्रिया आता है अपना, मतलब बहुत क्लोज आता है ये रुब्रिक के हिसाब से, लेकिन स्टैपिसैग्रिया की कभी इमेज इस केस में नहीं दिख रही। स्टैपिसैग्रिया जैसे मैडम ने बोला ना, तो बहुत एम्बिशियस रहेगा, उसने एम्बिशियस होके कुछ ना कुछ तो भी हासिल किया होता स्टैपिसैग्रिया ने, उसको वो ज्यादा इमेज रहती कि अपना कुछ तो हो, मतलब मिलिट्री में हो जाओ या पुलिस में, कुछ ना कुछ तो भी एक पोस्ट हासिल करनी पड़ती है, रहती है उसको स्टैपिसैग्रिया को। तो यहाँ पे स्टैपिसैग्रिया अलग होता है। संजय सर क्लियर हो गया या नहीं हो गया? हाँ सर, कब का क्लियर हो गया सर?
वो सर मैं ये कर रहा मेरा ये था ना, मैंने लिया था एस्केप अटेम्प्ट 2, तो मेरी जो आई थी रेमडी लाइकोपोडियम चाइना के बाद जो है, तो मैंने उसमें लिया था, तो मुझे ऐसा लगा था, तो इसलिए मैंने पूछ लिया कि यहाँ पे आएगी, क्योंकि लाइकोपोडियम वहां पे भी पड़ी थी जो है। जी सर, थैंक यू सर। बहुत से रूब्रिक ऐसे होते हैं ना कि वो रेमेडी में होते लेकिन वो केस में नहीं रहते। तो ऐसे टाइम अपन थोड़ा सा ना ऐसे अपनी रही आदत ना, तो फिर कभी कभी हम गलत चले जाते, ऐसा होता है। तो जितना कम से कम रूब्रिक और जितने एप्ट रूब्रिक होंगे, तो फिर हम जो रिजल्ट आने का जो है ना फ्रीक्वेंसी वो बढ़ता है या परसेंटेज बढ़ता है सर। इसलिए कम से कम रूब्रिक लेने के और एप्ट रूब्रिक लेने के। थैंक यू सर। जो हिंड्रेंस का वो फीलिंग आया था, और जिसको इसके लाइफ में रुकावट है ऐसा उसे लगता है, मैंने पूछा तो मेरे दिमाग में ऐसा वो परसिक्यूटेड और परस्यूड फीलिंग की वजह से चाइना भी थोड़ा आया था, तो उसकी वजह से मैंने उसको पूछा था। लेकिन उतना वो मैंने पूछा, लेकिन उसका ज्यादा कंसर्न नहीं था कि पेट की समस्या हो रही है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि उसको बाबा कुछ डेली उसको लोटपोट होता है, पेन की वजह से उसको कुछ करने का नहीं होता है, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो इसका वो डेल्यूजन सीक बीइंग ज्यादा था, और उसको हिंड्रेंस के ज्यादा उसका वो केयर्स पर इज फुल ऑफ उसको ऑफ नॉइस। और वो लोग जो बोलते हैं उसकी जो नॉइस घर में कुछ करता नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा वो फादर उसके बोलते होंगे, तो उसको जो नॉइज है उसको वो अच्छा नहीं लगता। और इंटरप्शन बिजनेस इन, तो पेट की वजह से वो इंटरप्ट हो रहा है, बीच बीच में उसका एडमिट होना पड़ा था बेलगाम में, वो पुणे में था, तो इसकी वजह से वो हिंड्रेंस जैसा ये लाइकोपोडियम का रूब्रिक मुझे लगता है, केयर्स पर इज फुल ऑफ नॉइज एट बिजनेस इंटरप्शन इन, तो ऐसा मुझे लगा इसमें। जी थैंक यू दत्तात्रेय सर, बहुत बढ़िया मैम। और अगर आप हमारे गुरुजी डॉक्टर महेश चंद्रा सर ने लाइकोपोडियम के बारे में बताया था, वो मैं थोड़ा ऐड करता हूँ। जैसे इंसैनिटी विद एनवी, इंसैनिटी मैलिशियस, इंसैनिटी डिक्टेटोरियल, ये ऐसे रूब्रिक्स में आप देखेंगे ना, तो वहां पे लाइकोपोडियम हमको मिलता है। लेकिन जैसे मैम का केस है, तो यहाँ पे वो ना तो डिक्टेटोरियल दिख रहा है, ना उस तरह का पर्सनैलिटी है। तो लाइकोपोडियम का जो कन्फ्लिक्ट होता है ना, वो यही होता है कि वो करना तो बहुत कुछ चाहता है, अचीव तो बहुत कुछ करना चाहता है, उसको बहुत सारी पावर चाहिए होती है, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो कैपेसिटी उसमें होती नहीं है। जब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो वो उस तरह से बिहेव नहीं करता है, उस तरह से दिखाता नहीं है। तो यही मतलब, ये जो कहीं पर भी वो खुद की वैल्यू को साबित नहीं कर पा रहा होता सोसाइटी में, तो यही उसका मेन कन्फ्लिक्ट भी होता है। एक तरफ तो वो इतना मतलब इंसैनिटी के लेवल तक जाके है कि मैलिशियस भी हो जाएगा, एनवी भी फील करेगा, डिक्टेटोरियल भी होगा। इसीलिए वो जो मतलब उसकी हंसी जो होती है ना, उसमें वो एक नेचुरल जो हंसी होती है, वैसी हंसी इसीलिए नहीं होती है क्योंकि रियलिटी में वैसा होता नहीं है जैसा वो बोस्ट कर रहा होता है, जैसे दत्तात्रेय सर ने बोला। तो आपका केस मराठी में था मैम? हाँ, और वो जी ये किया था, ब्लर किया था, इसकी वजह से उसकी हंसी वो केस में पूरी टाइम वो उसके स्माइल था चेहरे पर, लेकिन उसके किसी भी स्माइल में वो जॉय नहीं था। ऐसा वो हंसता था लेकिन जॉयलेस ऐसा फीलिंग होता था कि उसके चेहरे से ऐसा वो खुशी है या कुछ है, वो समझ में नहीं आता था। तो लाफिंग जॉयलेस ऐसा उसका चेहरा आपने देखा है सर उसको, तो उसके केस के उसके फेस पर ऐसा कुछ लाफिंग जैसा नहीं, हेल्पलेसनेस फीलिंग, सैडनेस ज्यादा तो दिख रहा था जी उसमें, हंस रहा था जी जी लेकिन ना उसके ये नहीं था। बिल्कुल मैम, क्योंकि उसमें एम्बिशन रहता है, डिजायर रहता है, सब कुछ रहता है। उसका इशू जो रहता है वो यही रहता है कि उसको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तब तक वो एक्ट नहीं करता है, तब तक वो अफेक्टेशन से काम लेगा, बोस्टिंग से काम लेगा, इस तरह से उसको कवर अप करने की कोशिश करेगा। और एक्ट वो तभी करता है जब उसको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है।
तो हाँ, बहुत इसीलिए से हम जो लोग। हाँ, बोलो। जी जी मैम, इसीलिए जो हम लो सेल्फ कॉन्फिडेंस या टिमिडिटी इस सब में उसको रखते हैं, इसीलिए उस तरह से देखते हैं। जी मैम, आप कंटिन्यू। उसका ज्यादा तो उसको जो पहले से वो टिमिड होता है, बाद में जब उसके फादर ही उसको हाँ ये तूने इतने कम मार्क्स लाए, तू क्या करेगा लाइफ में, ऐसा बोलते हैं तो वो क्रिटिसाइज करते हैं, तो उस टाइम उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। पहले भी उसका कॉन्फिडेंस उतना नहीं रहता है, तो वो बोलने के बाद, क्रिटिसाइज करने के बाद वो और भी कॉन्फिडेंस उसका लो हो जाता है, और उसको फियर ऑफ फेल्योर का डर हमेशा लगता है कि मैं कुछ करूंगा तो फेलियर हो जाएगा, इसलिए उसको वो फियर ऑफ फेलियर उसके माइंड में, दिमाग में रहता है। जो भी उसकी जो उसको मालूम है, जो काम उसको मालूम है, तो उसमें उसमें वो प्रॉपर ही रहेगा, प्रॉपर टू में भी है लाइकोपोडियम। लेकिन उसको जो भी न्यू सिचुएशन है, न्यू लोग है, उनसे मिलना है, न्यू लोग, न्यू कोई भी काम है उसको, तो वो करने से वो उसके कॉन्फिडेंस कमी की वजह से उसको लगता है कि अभी मैं करूंगा तो उसमें फेल हो जाऊंगा, क्योंकि उसको फियर ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा रहता है। तो वो सेक्सुअल स्पीयर पे हो या उसके वर्क के स्पीयर पे हो, तो इसको हमेशा डर लगता है कि मैं परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा, तो ये इसकी डर वजह से उसको उसका वो कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा खाली हो जाता है। लेकिन ऐसे बहुत से जो बिजनेसमैन है वो कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छा करने वाले भी लाइकोपोडियम होते हैं। एक तरफ जो लाइकोपोडियम होते हैं वो सेक्सुअली हाईली सेक्सुअल उसकी डिजायर रहती है, लेकिन वैसे ऐसे भी है कि वो एक बार उसको कैसा है कि शादी के पहले वो अफेयर तो करता है, उसके साथ संबंध बना लेता है, लेकिन उसको शादी की जब बात वो लड़की करती है तो उसको वो शादी नहीं करने का होता है, तो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्शन में है, और उसमें एक बार शादी भी हो गई तो फिर बाद में वो इतना रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो बच्चे के करेगा, वाइफ के लिए भी सब कुछ करेगा, एक अच्छा फादर बनने की कोशिश करेगा, बेटी को वो बहुत अच्छी तरह उसको लाड़ पार करेगा, लेकिन जो बेटा है उसको वो अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा, और उसको उसके साथ खेलेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसने अच्छा बनना चाहिए, ऐसा उसका कहना है कि बेटा तो मेरा अच्छा है और आगे उसने बढ़ना चाहिए, इसलिए वो हर एक को उसको स्टैंड लेगा, उसके लिए बेटी को बहुत प्यार करेगा वो। तो ऐसा नहीं है कि लाइकोपोडियम कॉन्फिडेंस लो वाला ही होता है, लेकिन उसको जब ऐसे लोग मिलते हैं कि जो अप्रिशिएट करते हैं उसके, तो उस टाइम उसको वो कॉन्फिडेंट भी होता है और लाइफ में कुछ अच्छा करता भी है। और कुछ लोग लाइकोपोडियम तो ऐसे होते हैं कि जिस कंपनी में जिसका हाथ थाम के वो आगे जाते हैं, उनको भी कुछ लाकर उसकी उनके सीट पर ये बैठ जाते हैं, ऐसे भी होते हैं वो। तो ऐसे बहुत से सेड अच्छे और बैड दोनों ही हम हर एक केस में, हर एक रेमेडी में हमें मिलते हैं, तो ये ऐसा खोखला लाइकोपोडियम मुझे मिला था ऐसा। थैंक यू सर। जी मैम, तो अगर किसी का कोई क्वेरी है तो प्लीज बताइए। जी ओके, तो आप लोग बाद में भी ग्रुप में डाल सकते हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग शेयर कर सकते हैं, उससे सबको सीखने को मिलेगा, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो भी आपका एक्सपीरियंस है लाइकोपोडियम के साथ, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप डालिएगा। तो वंडरफुल सेशन मैम, बहुत ही बढ़िया केस था, क्योंकि मैंने तो बिना ब्लर किया वीडियो देखा है, मराठी में था, लेकिन फिर भी जो आप बोल रहे थे वो तो साफ साफ दिख रहा था। तो प्लीज़ हम लोगों ने वीडियो शेयर किया है मैम ने, तो जितने मराठी लोग हैं या नॉन मराठी भी हैं वो 2-3 बार एक अच्छे से सुनिए, तो एक स्टाइल हर रेमेडी का, हर वाइटल फोर्स का हमको समझेगा कि उसका टोन क्या रहता है ना, तो कौन से पॉइंट पे कौन सी रेमेडी किस तरह से रिएक्ट करती है। ऑब्जर्वेशन के लेवल पे खुद को जितना आप अच्छा कर सकते हैं रेमेडीज के, उनकी पर्सनैलिटी को समझने के हिसाब से वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ऑब्जर्वेशन बहुत वाइटल रोल प्ले करती है, और मैम ने बहुत
डिटेल में लाइकोपोडियम के बारे में बताया है कि किस कौन कौन से फैसेट के साथ लाइकोपोडियम कैसे कैसे हमारे पास आ सकता है। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आज के इस शानदार सेशन के लिए। तो हम लोगों का जो स्माइल है वो तो कम से कम लाइको वाला तो नहीं है, पढ़ा जरूर लाइको है। सच में मजा आया मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। और पहले ये रेमेडी जो वीडियो डाला था उस टाइम अंकुश सर ने क्रैक किए, तो कांग्रेचुलेशन उनको जाता है। और बाद में किया है सुनीता मैम ने वगैरह किया और भोजन ने क्रैक किया है, तो उनको कांग्रेचुलेशन। और सबने इतने अच्छा पार्टिसिपेशन दिया। थोड़ा कम ही है आज पार्टिसिपेशन सभी ग्रुप पे ऐसा, क्योंकि बारिश की वजह से, और मुझे लगता है सब काम में ज्यादा होंगे लोग, वो गणपति फेस्टिवल की वजह से, उसकी वजह से थोड़ा कम ही पार्टिसिपेशन है। लेकिन जो भी किया है बहुत अच्छा किया है सबने, तो सबको कांग्रेचुलेशन। और उनसे सब मुझे सीखने को मिला कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है उसमें, इस केस में मेरे। तो दिन भर मैं चार्ट देख के समझ में ज्यादा रूब्रिक्स मेरे समझ में आ रहे थे कि ऐसा है ऐसा है, तो ये भी आ सकता है, लाइक कपड़े में वो भी आ सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कांग्रेचुलेशन टू ऑल। और थैंक्स टू परवीन सर मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और इतना सब लोग पेशेंटली सुन रहे हैं मुझे, इतना मुझे कुछ आता भी नहीं है। हम सब इस प्लेटफॉर्म की वजह से थोड़ा पर होम्योपैथी सीख रहे हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब मेंटर्स को मेरा ग्रेटिट्यूड है। थैंक यू। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वही हम सभी को ज़्यादा कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन जितना भी आता है हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं और सीख रहे हैं। और हम लोगों में ये रहना भी चाहिए, कभी भी माइंड में ये चीज़ घुसनी नहीं चाहिए हम लोगों के कि हमको बहुत कुछ आता है। तभी हम कंटिन्यूसली मतलब सीखते रह पाएंगे। स्टूडेंट हमको सारी ज़िंदगी रहना है, चाहे हम कितना भी सीख लें। और होम्योपैथी एक बहुत बड़ा विशाल सागर है। जितना ज़्यादा हम सीखते जाते हैं उतना ज़्यादा हम विनम्र होते जाते हैं। जितना ज़्यादा हमको पता चलते जाता है उतना ज़्यादा विनम्र इसलिए होते जाते हैं कि नहीं, अभी तो हमको और बहुत कुछ करना है। तब वो एहसास आता है अंदर से कि नहीं, अभी तो बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। तो यही एक ब्यूटी है हमारी होम्योपैथी की, इस जर्नी की। तो ये जर्नी इसी तरह चलती रहे। जैसा मैम ने बताया कि खूब सारे फेस्टिवल चल रहे हैं, बारिश का भी मौसम है, उस सब के बावजूद पार्टिसिपेशन थोड़ा कम जरूर है, लेकिन फिर भी मेंबर्स ने किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बिजी शेड्यूल में भी समय निकाल के आप लोगों ने केस को अटेंड किया, अपना पार्टिसिपेशन दिया। तो ये सच में बड़ी बात है। तो जैसे ही सबके पास टाइम होगा तो पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। हम अपनी तरफ से अपने एफर्ट कंटिन्यू रखेंगे। तो आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। और पूना जो भी हमारे मेंबर जा सकते हैं वो आना मत भूलिएगा। ऑलरेडी बहुत अच्छे से रजिस्ट्रेशन हो गया है, बहुत ही कम सीट्स हैं उसमें जो भी बाकी हैं। तो जो भी लोग आ सकते हैं प्लीज आइए, मस्ती भी करेंगे, सीखेंगे भी, और साथ में कुछ समय हमको स्पेंड करने का एक दूसरे के साथ मिलेगा, एक दूसरे को समझने का, एक्सप्लोर करने का। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ पूना में आप सभी से मिलने के लिए। आप सभी का खुद का इवेंट है, तो जो भी आ सकते हैं प्लीज जरूर आइए। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी।